या शुरू हो रही है। चलिए, आप सबका इस मंच पर स्वागत है, विशेषकर अनिल शेरावत जी का आज भाषा शिक्षण के मंच पर मैं स्वागत करता हूं। अनिल जी, आप आए, बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात है कि अनिल जी फिलहाल राजभाषा में ही सेवा कर रहे हैं और राजभाषा में अनिल जी दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सॉरी क्या है, एमएचए है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय में ही है। गृह मंत्रालय जो कि राजभाषा के कैडर को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो आज की चर्चा में हम बात करेंगे अनिल जी से। अनिल जी की सफलता का राज हम जानेंगे, अनिल जी के बारे में सब जानेंगे और ज्यादातर बातें आज अनिल जी करेंगे, मैं कम बोलूंगा। जिनको अनिल जी से सफलता का मंत्र सीखना हो या कोई प्रश्न पूछना हो तो वो चाहे तो अपना वीडियो ऑन करके कर सकते हैं। जो भी ऐसा चाहे वो अपना वीडियो ऑन कर लेगा ताकि लोग आपको देख सकें। अनिल जी का छोटा सा मैं परिचय करा दूं कि अनिल जी 2020 का जो एसएससी का अनुवादक का परीक्षा हुआ था, अनुवादक चयन का, जेएसटी का, उसमें ये कह लीजिए एक ऐसा मुकाम था जिसमें शुरुआत में वैकेंसी ज्यादा थी और बाद में अंतिम चयन के समय वैकेंसी कम कर दी गई थी। इसके बावजूद मतलब इतनी विषमताएं और लोगों ने एक से बढ़कर एक नंबर स्कोर किया था। निशा जी से आप लोग मिल चुके हैं, निशा जी ने पेपर वन में 199 191 स्कोर किया था। और भी लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेपर टू में 148 149 किया था। और दुखा दिया था कि पेपर टू में 2020 वाले में हाईएस्ट नंबर जो गया था, मुझे लगता है 160 के आसपास गया था। इतनी सब जटिलताएं और विषमताएं होने के बावजूद अनिल जी इस मैच में छठे स्थान पर रहे, अर्थात टॉपर्स की लिस्ट में इनका छठवां नंबर था। तो अब विलंब ना करके सबसे पहले मैं अनिल जी से निवेदन करूंगा कि अनिल जी आप लोगों को ये बताएंगे कि आपकी बेसिक स्कूलिंग कहाँ से हुई थी। उसके बाद आप शायद एमए इंग्लिश किए हैं और फिर हिंदी में आए, इसका मतलब है कि सीधे हिंदी में आने का पहले विचार नहीं रहा होगा। तो आपके इस शिफ्ट के बारे में बताएंगे, हिंदी से प्रेम कैसे हुआ और उसके बाद चयन के बाद फिर अभी आप हिंदी से कितना लगाव रखते हैं। बाकी फिर जब मैं कहूंगा या आप कहेंगे तो लोगों से प्रश्न लिया जाएगा। आइए अनिल जी को सुनते हैं। मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूं ताकि अनिल जी को हम लोग ठीक से सुन पाए। अनिल जी अब आपकी तरफ। आपकी आवाज शायद नहीं आ रही है। अनिल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आइए, बताइए अब आप। मैं सर अपना आपको वीडियो मैं ऑफ कर दूं। धन्यवाद देना चाहूँगा और आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाल के इस इंटरव्यू को आपने रखा। और अपने बारे में तो मैं और ज़्यादा तो बताऊँगा ही, लेकिन आपने जो भी बताया उसके लिए शुक्रिया। तो बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, झज्जर जिला है मेरा। और शुरू से ही मम्मी पापा ने मुझे बाहर ही रखा है, हॉस्टल में रहा हूँ मैं। तो शुरुआती स्कूलिंग तो मेरी सोनीपत शंभू दयाल मॉडर्न स्कूल से हुई है। हॉस्टल में ही रहा मैं वहाँ पे। और उसके बाद फिर मैंने एमडीयू रोहतक हरियाणा से अपनी स्नातकोत्तर कंप्लीट की। उसमें मैंने एमए इंग्लिश ऑनर्स 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स में दाखिला लिया था। उस वक्त बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं था कि किस फील्ड में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं है। ट्वेल्थ में साइंस साइड थी, जैसे पिछली वीडियो में भी आपकी बेटी ने बताया कि साइंस में ऐसा था कि डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, ऐसा कुछ था। घर वालों की अपेक्षाएं थी कि हाँ बेटा इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग इसमें किसी में जाएगा। तो हमने भी इसी होस्ट में ले लिया कि हाँ चले ले लीजिए। उसके बाद एक बार अटेम्प्ट दिया था नीट का, नहीं सफल हो पाए उसमें। उसके बाद सोचा कि नहीं, अब इसमें अगर समय वेस्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद फिर हमने सोचा चले, इंग्लिश अच्छी थी, शुरू से ही अच्छी थी। तो इंग्लिश को सोचा कि इंग्लिश में थोड़ा करियर के बारे में सोचते हैं कि इसमें कहाँ पर हम जा सकते हैं। तो इंग्लिश में एडमिशन लिया, एम ए इंग्लिश में। एम ए इंग्लिश है, ये ऑनर्स है, 5 साल का ही होता है ट्वेल्थ के बाद। उसके बाद करते करते जैसे ग्रेजुएशन चली गई तो थोड़ा घर वालों के ऊपर से आने लगा
कि हाँ भई आप क्या कर रहे हो, नौकरी वगैरह का क्या है, क्या लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो फिर काफ़ी कुछ सर फेस भी किया लाइफ में, हर पेपर दिया है। एसएससी, सीजीएल हुआ, सीपीओ हुआ, सीएचएसएल हुआ, स्टेट गवर्नमेंट्स की भी काफ़ी वैकेंसीज हैं, उनके लिए अप्लाई किया, बट कहीं भी सफलता हाथ नहीं आई। बट फिर एक दिन उन महानुभावों का मैं नाम सच में आपके वीडियो के ज़रिए मैं उनको शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ। एक मेरे फ्रेंड हैं दीपक कुमार, हम एमए के फाइनल ईयर में थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक ट्रांसलेटर नाम का एक पद भारत सरकार और विभिन्न संस्थाओं में पद आते हैं इसके, तो आप अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है तो आप उसके लिए ट्राई क्यों नहीं करते। तो मेरे में जिज्ञासा ऐसे हुई कि हाँ क्या मतलब क्या कुछ होता है इसमें। तो उन्होंने बताया कि ये तो बहुत अच्छी पोस्ट है, अच्छा पे ग्रेड भी है, और अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है और आपकी हिंदी भी अच्छी है तो इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। तो उसके बाद और हाल फिलहाल में जैसे उनका 2018 2017 वाले बैच में उनका सिलेक्शन हो चुका था, जीएचटी में ही उनका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में हुआ था। वो 2 साल वहाँ रहे, उसके बाद उन्होंने दोबारा से अप्लाई किया 2019 वाले में, और अभी फिलहाल वो हेल्थ मिनिस्ट्री कसौल में काम कर रहे हैं। तो मैं अपनी जो सफलता है उसका जो मार्गदर्शन जैसे हम बोलते हैं, जो कोई गाइड करता है हमें, तो सबसे पहले मैं दीपक कुमार सर का सच में तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मतलब गाइड किया और इस फील्ड के बारे में बताया। और ख़ास बात ये है सर, एमडीयू रोहतक से हाल फिलहाल में 14 स्टूडेंट्स हैव क्रैक्ड द जीएसटी एग्ज़ाम। 14 बच्चों ने, बहुत बहुत बधाई उन सबको। हाँ जी सर, जी। 14 बच्चों ने अभी क्लियर कर चुके हैं जीएसटी, विभिन्न विभिन्न कार्य क्षेत्र में भी वो हैं। और उनमें से एक मेरा खास मित्र है अनुज, वो एनआईए में है यहीं पे दिल्ली में, 2019 बैच का। उसके बाद 2019 बैच से ही उन्हें उनकी धर्मपत्नी जी रश्मि वहीं मिली, वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर में है। चलिए, ये तो तो बहुत काफ़ी, अच्छी बात हुई। हाँ, काफ़ी जी जी। रोचक जर्नी ये रही है जीएसटी वालों की। तो अभी भी जैसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैं जैसे ग्रुप्स वगैरह में भी जुड़ा हूँ टेलीग्राम और उनके में, तो जैसे बच्चों का जो क्रेज और जो कॉन्फिडेंस और जो आत्मविश्वास उनमें दिख रहा है कि इस चीज़ में सिलेक्शन लेना है, और उनका जो ध्यान इस फील्ड की तरफ आ रहा है, वो बहुत अच्छा है। और मुझसे तो जितनी भी जो भी आज तक कभी हेल्प आई है, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि उनकी हेल्प की जाए। और आगे भी अगर मौका मिलेगा, कोई पूछेगा, तो सर ज़रूर मैं आगे रहूँगा नहीं, इस चीज़ बहुत में। अच्छा है। ये चीज़ चलना भी चाहिए कि आप लोगों यस सर। की मदद करते हैं। हाँ सर। एक मेरे तरफ से एक प्रश्न है आपके लिए हाँ जी सर। कि जैसे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं गाँव में, हम लोग सब गाँव वाले ही हैं, तो गाँव में बोलते हैं, अरे हिंदी क्या पढ़ोगे, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि हिंदी भी पढ़ने की ज़रूरत है अंग्रेजी के साथ, या नहीं पढ़ने की ज़रूरत है? सर हिंदी बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है। हाल फिलहाल में जो भी हम काम अभी देख रहे हैं कार्यालयों में, जो इंग्लिश का है, हमें अभी फिलहाल ऐसे लग रहा है कि इंग्लिश की जो मान्यता है वो धीरे धीरे उसकी बराबरी हम कर रहे हैं हिंदी में। सारा काम जैसे आप ले लीजिए, हर एक काम जो भी इंग्लिश में हम लिखते हैं उसी का अनुवाद आज हर स्तर पे हो रहा है। तो इंग्लिश का इस चीज़ पे जैसे हम बढ़ावा दे रहे हैं, और जिस तरह से ये अनुवादक जो ऐसे उभर के आ रहे हैं हर एक फील्ड्स में, तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है, और हिंदी के लिए बहुत उपयोगी साबित हो गया आने वाले टाइम में। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। और आपका हरियाणा मेरा कर्म क्षेत्र भी रहा है। ओके। अम्बाला में रहा हूँ मैं। अम्बाला था, अच्छा। चंडीगढ़ था। एक चीज और बताइएगा कि अंग्रेजी, जैसे आपने एमए लिटरेचर किया, एमए साहित्य किया है इंग्लिश से, तो इसमें साहित्य के दौरान आपने ग्रामर पे कितना फोकस किया था? नहीं सर, ग्रामर जो हमें जो कॉलेज टाइम पे होती है, वो ग्रामर हमें सिर्फ एक सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर तक ही हमारा वो बिल्डअप हो पाता है कि हम ग्रामर पे फोकस करें। बाकी कॉलेज और इनमें क्या होता है कि जैसे लिटरेचर या कोई वर्क ऑफ आर्ट या अमेरिकन लिटरेचर, पोएम्स, पोइट्री, ड्रामाज, ये हमें पढ़ाए जाते हैं।
जो आपका बेसिक ग्रामर का जो भी प्लॉट है वो सिर्फ 12th क्लास जो हम स्कूलिंग करते हैं उसमें अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं आएगी। जी, क्योंकि मतलब कॉलेज में 12 का इंग्लिश जरूरी है ना, 12 का जी इंग्लिश सर, पढ़ना जरूरी है, इंग्लिश ग्रामर। जी, और बताइए इंग्लिश आगे। ग्रामर, हाँ इंग्लिश ग्रामर वो हम इस सेंस में ले सकते हैं क्योंकि जब हम प्रिपेयर करते हैं जीएसटी के लिए तो हम दोबारा से किताबों को उठाते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं, और हमें क्या मिलता है कि यार ये तो हमें 6th 7th 8th में हमारे मुहावरे थे, ये थे उस टाइम पे, वो हम सिर्फ पेपर पास करने के लिए कि हाँ हो जाएगा। अभी हमें नौकरी भी वही चीज दिला रही है, जो बेसिक चीजें बिल्कुल। हैं, बेसिक चीजें जी जी वो जी। हमें वो करनी चाहिए। मैं मुझसे मतलब बहुत जो बच्चों ने बच्चे। पूछा, बहुत जी। बच्चे पूछते हैं सर मुझसे कि सर क्या है, क्या करें। मैं उनको सिर्फ यही बोलता हूँ, सर बेसिक्स पे जाइए, 8th से 12th क्लास की किताब उठाइए, वहां से कीजिए, सब कुछ मिल जाएगा आपको वहां पे। आप कोचिंग लेंगे आपको वही चीजें दोबारा सीखने को मिलेंगी। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। एक चीज मुझे और बताइए, जैसे मैं तो कई सालों से अध्ययन करता आ रहा हूँ, आपको अंग्रेजी ग्रामर के अलावा हाँ जी सर। अनुवाद करना, ट्रांसलेशन भी जरूरी होता है। तो जैसे आपने ट्रांसलेशन का अभ्यास कैसे किया पेपर 2 के लिए? पेपर 2 के लिए सर मैंने 8th से लेके 12th क्लास की एनसीईआरटीज की बुक, हिंदी और इंग्लिश, जो स्टोरीज वाली बुक होती हैं, स्टोरीज वाली जो बुक होती हैं, जी जी। हाँ उनसे मैंने स्टार्ट किया क्योंकि उनमें जो लैंग्वेज होती है वो बहुत सिंपल होती है, उनको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जब बिल्कुल सही वो कह रहे हैं। वो आपका प्रिपेयर हो जाए उसके बाद इग्नू की जो बुक्स हैं पीजीटी की, वो बहुत ही लाभदायक हैं। हम तो सिर्फ ये करते हैं फिलहाल जो बच्चे अभी, उनसे मैं ये बातें जरूर शेयर करना चाहूंगा कि आप इस चीज पे मत फोकस कीजिए कि हाँ सर मैं प्रोजेक्ट बनाऊं कहाँ से बनाऊं, असाइनमेंट कहाँ से बनाऊं, कोई मुझे लिंक शेयर कर दीजिए, कोई मुझे ये शेयर कर दीजिए। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप क्या कीजिए, आपको जो भी प्रोजेक्ट, जो भी असाइनमेंट, जो भी कुछ मिल रहा है करने के लिए, आप उसमें अपना माइंड लगाएं, अपना दिमाग लगाएं, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा उसके लिए। आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको वो कैब याद रहेगी कि आपने क्या किया था। तो इस भेड़ चाल में ना चलिए। आपकी जो जीएसटी की जो तैयारी है वो आपके डिप्लोमा से ही स्टार्ट हो जाएगी, जब आप उस प्रोजेक्ट को, उन असाइनमेंट्स को जब आप करेंगे, क्योंकि उसमें सारा ट्रांसलेशन का है। आपको थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगी कि किस तरह से क्या करना है। तो ये सुझाव एक मैं ज़रूरी देना चाहूँगा कि थोड़ा अपना उस चीज़ में दिमाग लगाए, ट्रांसलेशन जो उसमें दी गई है उसको अच्छे से कीजिए, बिल्कुल शिद्दत से कीजिए। ऐसे नहीं कि हाँ यूट्यूब पे लिंक मिल गया तो वहाँ से फिर मैं टेप देता हूँ, कुछ नहीं, पेपर के टाइम पे पढ़ लूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, पेपर के टाइम पे भी तो पढ़ना ही है ना। उस टाइम पे फिर आप पूछोगे कि सब कहाँ से करें, फिर हम वही बताएंगे कि इग्नू की बुक उठाइए, फिर आप वापस वहाँ पे जाएंगे। बिल्कुल सही। एक चीज और बताइए, एस्से के लिए आपने तैयारी कैसे की? हाँ जी एस्से सर, लिखने के लिए। ऐसे के लिए एक मेरे पास बुक थी अरिहंत की। वो 150 एसेज होते थे उसमें, इंग्लिश और हिंदी जी जी बोथ, बाइलिंगुअल। जी। तो उसमें ट्रांसलेशन में भी हेल्प हुई क्योंकि वो बिल्कुल ही उसका अनुवाद ही था एक तरह से। और बाकी मैंने नेट से जैसे दृष्टि आईएएस, वहाँ से जैसे फैक्ट्स वगैरह में, जैसे कोई भी हम टॉपिक टाइप करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा डिटेल में थोड़े फैक्ट्स वगैरह उसके बारे में दिए गए थे, तो वो भी मैंने नोट किए, उनके भी नोट्स बनाए मैंने। तो ये 2 3 चीजें थी, नेट से भी थोड़ा किया। उसे उसके बाद जैसे कोटेशंस वगैरह होती हैं, कोटेशंस को मैंने लिखा, बहुत सारी कोटेशंस को, कि इन कोटेशंस को मैं एसए में कैसे यूज कर सकता हूँ। तो ये सब चीजें थी। चलिए, बहुत जी। एक चीज और बताइए, जैसे ऐसे आपने किताब से पढ़ा, पढ़ने के बाद क्या उसको लिख कर अभ्यास करते थे? जैसा मैं अक्सर बताता हूँ कि यस बिना सर, लिखे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल कितना सर, लिखते थे बिल्कुल। और मैं कितना पढ़ते थे? बिल्कुल एग्री करता हूँ सर इस बात के लिए। मैं अपना पर्सनल बताता हूँ सर। जुलाई का महीना था, 2020, कोरोना चल ही रहा था। सोचा कुछ नहीं हो रहा है, मैंने ज्वाइन किया लाइब्रेरी। मैं सर आज आपके सामने सच बोल रहा हूँ, सुबह 7 बजे से शाम के 5 बजे तक लाइब्रेरी में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश, अगर आपको कुछ अचीव करना है। और एक बात और सर, हम जैसे ये कई बार सोचते हैं कि हाँ यार ये नहीं निकला, अब उसमें बैंकिंग में चलता हूँ, ये नहीं चला अभी इसमें।
इफ यू अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको बनाना ही पड़ेगा लक्ष्य कि मुझे ये भेदना है, और फिर अपनी सारी बिल्कुल। ताकत उसी में लगानी पड़ेगी। ये नहीं कि अभी मैं रीजनिंग पढ़ रहा हूँ, मैथ पढ़ रहा हूँ, ठीक है ये नहीं हुआ तो अब मैं हिंदी इंग्लिश पे आ जाता हूँ। तो फिर इसमें दिमाग फिर अलग अलग जगह में ही लगा पाएगा, एक उस चीज पे नहीं फोकस आप कर पाओगे इतना। और अगर आपने फोकस कर भी लिया तो फिर आपके नंबर फिर उसी लेवल से आएंगे, फिर आप उसमें वो कट ऑफ ऐसे पार नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 5-6 महीने जो इसमें पेपर था नवंबर तक, ये 3-4 महीने आप विश्वास मानिए सर, इंग्लिश की एक भी मैंने क्विज मिस नहीं की। मैं 4-4 चैनल्स पे क्विज अटेंड करता था, टेस्ट सीरीज की वो करता था। इंग्लिश का मुझे इंग्लिश हिंदी का मैटर जहां भी मिल जाए वही मैं लगाने बैठ जाता था कि हाँ मुझे कुछ सीखना है। और सर सीखने के लिए तो उम्र कम पड़ जाएगी लेकिन सीखना कभी बंद नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ये जी जो दो आपने टिप्स बताया, मुझे लगता है इससे पेपर टू के लिए लोगों को जी बहुत लाभ होगा। एक चीज और बताइए, मैंने अक्सर देखा है कि कैंडिडेट क्या करते हैं, सोचते हैं चलो पेपर वन क्लियर होगा तब मैं पेपर टू की तैयारी करूंगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये तो अभी बच्चों ने देख ही लिया होगा कि क्या हालत रही है उनकी। अगर हम पैसे फ्री हो जाएंगे कि भाई पहले हमें मिलता है सिर्फ 2 महीने का टाइम, और इस चीज में तो बिल्कुल भी अभी तक तो हुआ नहीं। चल कोरोना भी आ गया है, नवंबर में प्री हुआ था, फेब में आपका मेंस आ गया था। और अगर आप 1.5 महीने में या 2 महीने में ये सोच रहे हैं कि मैं टॉपिक्स भी ढूंढ लूँ, उसके ऊपर नोट्स भी बना लूँ, फिर तैयारी भी कर लूँ, तो ये नहीं हो पाएगा। एक हमें बिल्कुल एक रूटीन बनाना पड़ेगा। अगर आप बोर हो रहे हैं पढ़ते पढ़ते, जैसे क्विज अटेंड कर ली, भाई इंग्लिश पढ़ने में मुश्किल हो गई, फिर माइंड ऐसे कहता है कि थोड़ा रेस्ट कर ले, तो उस वक्त आप ये कीजिए कि आप कोई ऐसे उठा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। इंग्लिश का पढ़ लीजिए, हिंदी का पढ़ लीजिए। वो आपको बातें हैं ना, वो बातें या आपको लाइंस वगैरह कुछ याद रह जाएंगी आप जब वो लिखोगे। और लिखना तो बहुत ही जरूरी है। ये मत सोचिए कि मैं पढ़ लेता हूँ और पेपर के टाइम पे ही लिखूंगा। आप लिखिए। बिल्कुल। आप अपना टाइम मैनेजमेंट भी कीजिए कि आपका कितनी देर में आप से लिखा जा रहा है। बच्चों से ट्रांसलेशन भी छूटी है सेकंड पेपर में, क्योंकि उन्होंने एसए पे इतना ध्यान लगा दिया, उसके 4-5 पेज लिख दिए उन्होंने, और फिर ट्रांसलेशन रह गया। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, 2 घंटे में आपको वो ट्रांसलेशन भी करनी है और एसए भी लिखने हैं। ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अगर आप डे वन से तैयारी नहीं करते हैं दोनों पेपर की तो दिक्कत होगी। आप एडजस्टमेंट कैसे करते थे? मान लीजिए इतना ग्रामर है, हिंदी व्याकरण भी इतना ज्यादा है कि संज्ञा पढ़ने लगे तो 3 दिन उसी में लग जाए। हर रोज आप दोनों पेपर की तैयारी करते थे, तो वो जरा टाइम मैनेजमेंट बच्चों को बताइए कैसे करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का ये है कि जैसे 7 बजे जैसे लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद, उसके बाद टॉपिक्स वगैरह ये आपने सब बताए रखे हैं कि ये टॉपिक्स आते हैं, एक एक टॉपिक उठाइए आप। थोड़ा इंसान के अंदर मतलब ये होता ही है कि हाँ मैं मुहावरों में अच्छा हूँ, थोड़ा अगर इसको थोड़ा टाइम थोड़ा कम दूंगा तो कोई बात नहीं, और चीज़ों को मैं कर लेता हूँ। तो सर ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। मैंने टॉपिक्स वगैरह लगाए, उसमें एक दो क्विज वगैरह वो टेस्ट वगैरह दिए मैंने, उनका एनालिसिस किया मैंने कि भाई किस चीज़ में तू वीक है, फिर उस चीज़ को और फिर मैंने सुधारा। तो फिर ये तो जैसे एक हम लिस्ट बना लेते हैं कि भाई वाक्य है, संज्ञा है, संधि है, ये तो इनका तो बहुत ही एक सरल तरीका है पढ़ने का। आपके पास जो बुक्स हैं उनको आप ये मत पढ़िए कि अनिल सराज टॉपर है तो अनिल ने जो पढ़ी है वो मैं पढ़ूं तो मैं टॉपर हो सकता हूँ, नहीं। आप अपनी दिमाग से आपको जो भाषा समझ में आए, जो सा जो जिस भी किताब से आपको ये लगे कि हाँ इसकी जो राइटिंग है ये मेरे मेरे को समझ आ रही है, अब वो किताब लीजिए। ये नहीं कि कोई नोट्स बना के आपको दे फिर आप पढ़ें, अपने नोट्स खुद बनाएं, आपको वो बेनिफिशियल होगा ज्यादा। और बिल्कुल सही है। दिन में अगर आप 6 घंटे अगर निकालते हो, स्कूल भी 6 घंटे का होता है सर, बच्चों का भी 6 घंटे अगर हम पढ़ाई के लिए निकालें खुद के लिए तो वो भी बहुत होगा। 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे हिंदी, उसके बाद अपना एस्से और ट्रांसलेशन कीजिए। और इनमें भी आप फिर आगे पीछे जितना भी आप करना चाहें आप वो कर दिए। एक एक टॉपिक लीजिए साथ के साथ और अब उनको करते जाइए। और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कई बच्चे सोचते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करेंगे, फिर टाइम निकल जाता है। फिर बाद में फिर हम यही कहते हैं कि हाँ काश हो जाता, फिर वो काश रह ही जाता किसी ना किसी का। जी बिल्कुल। बिल्कुल, एक चीज और अनिल जी बताइए, जैसे आपने ऐसे बताया
ट्रांसलेशन बताया। अब जरा हिंदी व्याकरण पे आते हैं, क्योंकि अंग्रेजी तो हम पैदा होते ही बाबा ब्लैक शिप से शुरू करते हैं, या जानी जानी यस हाँ पापा, हम कभी वसुधैव कुटुंबकम नहीं पढ़ते हैं। तो हिंदी व्याकरण की जो आपने तैयारी की होगी, क्योंकि जो भी हम अनुवाद करते हैं या ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने जो व्याकरण में पढ़ा है उसी का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है। तो हाँ। हिंदी व्याकरण की पढ़ाई आपने कैसे की, और कैसे कैसे शुरुआत की, शुरू वाली बातें बताइएगा। शुरू वाली सर, मैंने एक किताब खरीदी पहले, तो उसके बाद उसमें मैंने टॉपिक्स वगैरह देखे। एक्चुअली मैंने जब 2019 वाला पेपर दिया तो उसमें मैंने देखा कि एक सिलेबस एकदम ही चेंज। सारी ग्रामर उन्होंने इतनी खोल के पूछ ली, लोगों को यही नहीं पता था कि ए आ ई उच्चारण, ये चीजें क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, ये बेसिक एकदम कहाँ से आ गई। तो फिर ये रहा कि यार ये चीजें तो, अगर लेवल इतना बढ़ चुका है, कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, तो चीजें तो अब बहुत ही सरल तो नहीं होने वाली है, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो फिर वही है, एक बुक उठाई जिसमें सारी बेसिक जो चीजें हैं, धीरे धीरे उन्हें उन्हें समझना स्टार्ट किया। जैसे हमारे इंग्लिश में ये फेनोटिक्स होती थी, फेनोटिक्स एक सब्जेक्ट था, उसमें था ये कि हमारा, हम ए आ जी कैसे किस बोलते हैं, जी कुछ ऐसे। यही हिंदी में अप्लाई हुआ। फिर याद आया कि हाँ, ये हिंदी का ये वर्जन है, इंग्लिश में हमने पढ़ चुका है, अब हिंदी में अब हमको ही पढ़ना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे एक सब्जेक्ट, या सर्वनाम, लिंग, वचन, और ये इंसान पढ़ चुका होता है 6, 7 और 8 में। लेकिन जो ए आ ई वो हैं, ये हमें उस लेवल तक नहीं पढ़ा जाती, ये तो पहली दूसरी क्लास में पढ़ा के हमें वो कर देते हैं बिल्कुल। उसके बाद तो फिर इनको पूछता ही नहीं है ए आ इसको। जी जी संज्ञा सर्वनाम के साथ हम जुड़े रहते हैं। तो फिर यही था, जो सब्जेक्ट जो टॉपिक आते थे उनको थोड़ा लाइटली लिया, और जो नहीं आता तो उन्हें सीखने का प्रयास किया सर। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं, एक निधि मैम है, वो अच्छे से थोड़ा समझाती हैं। उनसे मैंने संधि विच्छेद और इनको कैसे पहचानने, और लिंग के जो प्रकार हैं वो भी, तो काफ़ी जी अच्छे से जी उन्होंने समझाया। निधि मैम है एक यूट्यूब पे हिंदी के लिए, तो उन्होंने भी काफी अच्छे से समझाया है। समास, बच्चों को आखिर प्रॉब्लम होती है समास, संधि, और ये जो वर्णमाला होती है इनमें। बाकी सब में तो जी जी सब बिल्कुल फेवरेट है। बिल्कुल। एक चीज और बताइए, जैसे आपने हिंदी व्याकरण की तैयारी कर ली, अंग्रेजी लगभग आपकी तैयार रही होगी। हाँ जी। एक और सबसे बड़ा भय होता है हमारा कि परीक्षा में गए तो हाथ पैर फूलते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको भी निश्चित ही रहा होगा। और जो ज्यादा पढ़ता है उसको एक भय अधिक रहता है। उस भय को कैसे आप काबू में लाए? सर एग्जाम सबसे फोबिया। बढ़िया, सबसे अच्छा उपाय है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आपको अगर प्रेशर अगर लेना है, तो आप जो भी क्विज अटेंड करें, या कोई आप कोई टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं, उसमें जो संख्या होती है बच्चों की, जो आपकी रैंक आती है निकल के बाद में, 52,000, 53,000 में आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मैंने तो न जाने कितनी ही क्विज और कितना ही क्या दिया है, कभी असफलता मतलब ऐसे नहीं रही कि हाँ अगर आपका मेरा नंबर कम आ गए तो ये रहा कि यार क्या आ गया क्या नहीं। बट ये रहा कि आपसे गलतियां हुई हैं, ये होता है एक प्रैक्टिस होता है, कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आपकी कमी कहाँ है उसको आप बाहर निकालिए। जब आप compete करते हैं इतने बच्चों से, और आप अपना नंबर्स वगैरह देखते हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्डअप होता रहता है कि हाँ मुझे कुछ बेटर करना है, मुझे बेटर करना है। आपका पहले दिन स्कोर आएगा 120। आप विश्वास मानिए कि अगर आप डेली क्विज अटेम्प्ट करते हैं और आपकी पढ़ाई सही चल रही है, 1.5 महीने के अंदर आपके 157, 158, 159, 160 नंबर नहीं आए तो आप मुझे बता देना। लेकिन वो बिल्कुल सही कह कॉन्फिडेंस रहे हैं। आपको बिल्डअप करना है, आपको क्विज, और ये हमेशा बिल्कुल डेली देनी है। बिल्कुल ये नहीं सोचना कि यार आज मेरे 130 नंबर आए हैं, 2 दिन 130 नंबर आएंगे, 10 दिन भी 130 नंबर आ सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी बनती रही तो 160 नंबर कहीं नहीं गए, और 160 नंबर जिस दिन आएंगे उस दिन आपको अंदर से ये होगा, अब कोई सा पेपर आ जाए मैं कर दूंगा उसको। उस दिन बिल्कुल आपका सही कह बिल्डअप रहे हैं। अपने आप हो जाएगा। जी जी। ये तो हुई तैयारी की बात। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। चूंकि आप एक सिविलियन लाइफ जी रहे थे या स्टूडेंट की लाइफ जी रहे थे, अचानक कार्यालय में गए। मैं हाँ जी। चाहूंगा आप कार्यालय के विषय में कुछ नहीं बताएंगे, हम सिर्फ विषय, सब्जेक्ट मैटर, अनुवाद पे बात करेंगे। क्योंकि मान लीजिए बहुत ऐसे लोग हैं जो नौकरी में जा रहे हैं अनुवाद में, आपको क्या समस्याएं आई? क्योंकि सामान्य अनुवाद आपने किया होगा, कार्यालय में गए तो सरकारी या प्रशासनिक अनुवाद पे हाथ मारा होगा आपने।
हाँ जी, हाँ जी, क्या दिक्कतें आई जिसका सामना लोगों को पहले से तैयार होकर करना पड़ेगा? हाँ जी। अनुवाद में सरकारी काम की बात नहीं चर्चा करेंगे, हम सिर्फ विषय पे चर्चा करेंगे, क्योंकि उचित भी नहीं हम बात करें। जी बिल्कुल। बताइए। बोलचाल की भाषा में जो भी अनुवाद हम करते हैं उसका हम क्या करते हैं कि मैंने कुछ इंग्लिश में बोला, उसका वर्ड टू वर्ड हमने ट्रांसलेशन कर दिया। लेकिन जब हम एक ऑफिशियल ट्रांसलेशन कोई भी काम किसी को करते हैं तो सबसे ज़रूरी हमारे लिए ये हो जाता है कि जो भी ऑफिशियली लैंग्वेज वहाँ पे जो या जो भी ऑफिशियल वो कैब वहाँ पे यूज़ हो रही है, वो हम उस लाइन की जगह हम उसको लिखें। तो जो ऑफिशियल जो वोकैब होती है वो काफ़ी ही बिल्कुल सरल भी, और आप बोल सकते हो टिपिकल होती है कि हमें जो लाइन दी गई है उसका हमें अर्थ भी समझाना है, और कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करना है कि जो दूसरा जिसने हमें वो ट्रांसलेशन करने को दी है, जब वो उस शब्द को पढ़े तो उन्हें ऐसा नहीं लगे कि हाँ इसने तो कोई शब्द उठाया इसकी हिंदी करके और मेरे को दे दिया। ये नहीं, उनके लिए पर्याप्त एक शब्द डिक्शनरी है राजभाषा ने बनाई अपने लिए। उनमें टेक्निकल, आपका मेडिकल का, आपका टेक्निकल का, आपका ऑफिशियल जितने भी वर्ड्स जो भी हैं उनका हर एक का हिंदी में उन्होंने अनुवाद दिया हुआ है। तो हमें यही ट्राई करना होता है, हमें ये सिखा भी यही जाता है कि आप ट्राई कीजिए कि अपनी बात को आप अच्छे से व्यक्त कर सकें, और ये ना लगे कि आपने फॉर्मेलिटी निभाई है। अभी आप जी ऑफिसर बिल्कुल। ऑफिसर बन गए हो तो आपकी ट्रांसलेशन से एक ऑफिशियल जो अनुवाद होता है वो निकलना चाहिए। और स्टाफ आप जहाँ पे भी जाते हैं तो बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, आपको सीखने का बहुत मौका मिलता है। और ये नहीं कि जैसे आजकल ये चला हुआ है कि गूगल ट्रांसलेट कर लें या कुछ कर लें, तो इस चीज़ को अवॉइड करके सीखें कुछ। आप गलती कर दीजिए, आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल रहा है कि आप जाइए, आपको वो सिखाएंगे कि सर ये है और इसका आपका ऐसे अनुवाद करना है। आपको फ्यूचर में इसको हेल्प, बहुत हेल्प मिलेगी। आप किसी और फील्ड के लिए भी अगर तैयारी तैयारी करेंगे यहाँ पे रहते हुए, तो आपको, आप अपने आप को इतने सक्षम बनाइए कि हाँ मैं यहाँ पे कुछ सीखने आया हूँ और मुझे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, तो मैं अच्छे से सीखूँ, ताकि मेरी कहीं अलग जगह भी अगर मेरी नौकरी लग गई तो मुझे ये नहीं हो कि हाँ मैं दोबारा स्टार्टिंग से करूँ। मेरा एक वो, मैं अपना रेपुटेशन वहाँ पर लेके जाऊँ कि हाँ मुझे आता है ट्रांसलेशन करना। बिल्कुल सही। एक और प्रश्न, चूंकि समय की मर्यादा है, हो सकता है मोबाइल के डेटा वगैरह का भी इशू हो। हम जल्दी जल्दी बात करेंगे आपसे। हाँ जी सबसे सर। बड़ी बात होती है फर्स्ट सैलरी जो आती है। हाँ जी सर। आपने फर्स्ट सैलरी कितनी रिसीव की? हालांकि पुरुष से उसकी सैलरी और महिला से उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन सभी मित्र हैं और सब एक फील्ड में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है पहली सैलरी आप बताएं कितनी मिली थी पूरे महीने सर की? ये बहुत ही यादगार पल था मेरे लिए, मैं शेयर करना ही चाहूँगा आपके साथ। मैंने एक्चुअली 16 मार्च 2022 को ज्वाइन किया है, और तो फिर मेरी सैलरी आई 3 तारीख को, 3 अप्रैल को। मैं सो रहा था, 4:15 बजे थे सुबह के। फोन फोन में पॉपअप हुआ, मैं यार ये क्या हुआ, अलार्म भी नहीं लगा रखा था और ये क्या हुआ। सर मैंने देखा सैलरी आई है, आप विश्वास नहीं किए सर, मेरे को उसके बाद फिर नींद नहीं आई। मैंने बस मैं वेट कर रहा था कि जैसे जल्दी से घर वाले उठें और मैं मेरी मम्मी को बुलाऊं और उनको ये खबर पढ़ाऊं कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत फर्स्ट सुखद सैलरी समय आई होता है। जी जी है। जी। तो एक और, जी जी, एक थोड़ा हटके, आपने सैलरी पहले मम्मी को बताया या पिताजी को बताया? नहीं, मम्मी को सर, मम्मी को। चलिए, बहुत मम्मी अच्छी पापा सर बात है। साथ में बैठे थे, बट मैंने मम्मी को पर्सनली बुलाया कि मम्मी जी यहाँ आइए। फिर मम्मी आई, हाँ बोले क्या बात होगी। तो मैंने फोन दिया उनको, मैं मम्मी फर्स्ट सैलरी आ गई। तो पापा बोले आ गई इतनी जल्दी। मैं हाँ ना, तुम्हारा तो बहुत जल्दी काम किया इन्होंने। तो मिनिस्ट्रीज में ये भी है कि टाइम पे आपको सैलरी बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे मिल जाती है। तो उन्होंने बोले ठीक है, जी जी। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, उसके बाद जो भी हमारे मित्र लोग जुड़े हुए हैं आपसे शॉर्टकट में कोई प्रश्न पूछना चाहें, और एक व्यक्ति रिपीट नहीं करेगा, कोई पूछ चुका हो तो रिपीट नहीं करेगा। एक चीज बताइए, इसके आगे और भी मंजिलें हैं या सिर्फ यही इंतहा है आपकी? नहीं सर, मंजिलें तो सर, जो अपनी जिंदगी में सर जो बिल्कुल ये हो गया ना कि सेटिस्फाइड हो गया और रुक गया वहां पे, जी जी। फिर वहां पे फिर कोई प्रोग्रेस नहीं होती सर। हमेशा इंसान को बढ़ना ही चाहिए, आगे ही बढ़ता रहना चाहिए। और मेरे डिपार्टमेंट में भी मुझे बोलते हैं कि सर अगर आपका मन करे तो आप बहुत, जैसे लोकसभा है, लोकसभा में भी जी जी। ट्रांसलेटर्स हैं,
वो जी। इससे ऊपर की पोस्ट आप वहाँ वहाँ जाइए। आपको और भी कोई तैयारी करनी है आप वो कीजिए। अगर हम यही मान के चल जाएं कि हाँ यार बस अब हो गया, तो फिर आप फिर यहीं रुक जाएं। फिर आप मतलब ना ही आप ज़्यादा वो क्या कहते हैं उसको क्रिएटिव हो पाएंगे कि हाँ यार मैं कुछ कर ही लूँ। फिर तो बिल्कुल शांत होके फिर ऐसे बैठने का ही काम रह जाएगा कि भाई घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, डेट्स इट। फिर तो ऐसा बुढ़ापा नहीं है जल्दी आ अभी। जाएगी। हाँ, हाँ जी। अगर आप में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटीज़ हैं सर, तो ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। और जहाँ पर आप हैं उससे अगर बड़ी आपको पोस्ट मिले तो सर इससे बड़ी बात क्या होगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अब मैं अपने मित्र लोगों से, जो लोग जुड़े हैं, उनसे आग्रह करूंगा, ठीक है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर कोई भी प्रश्न हो आप तकलीफ है। लोग अनिल जी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। वीडियो ऑन कर लीजिएगा। बताइए कौन जैन पूछना सर। चाहते हैं सबसे। जी, जय सर हिंद सरनवाज शाहनवाज साहब। सर पूछे पूछिए हम। सरनवाज साहब, पूछिए पूछिए। आ, सबसे पहले जो श्रीमान जी माफी चाहेंगे, थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए, लेकिन आपको हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि अब हमारे भाषा शिक्षा परिवार से एक फैमिली मेंबर जो है जॉब में है। मैं भी सरकारी स्टूडेंट हूँ। तो भाई साहब, मेरा आपसे एक प्रश्न था कि मैं पिछले दो तीन बार ऑलमोस्ट, मतलब 4 बार हो गया है कि मैं जो है एग्जाम पास किए, लेकिन जो है लिस्ट में जो आते हैं ना, तो उसमें कॉमन फाइनल लिस्ट में हमारा नाम नहीं आता है, बिकॉज मार्क्स कम होने की वजह से। तो अभी खैर अभी तक तो वो स्टेज नहीं आई, और भगवान करे आए भी ना कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाए, बिकॉज सर का गाइडेंस लेते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या किया जाए, मतलब समझ में नहीं आ रहा, प्लीज थोड़ा बता दीजिए। हाँ सर, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी अपने प्रयास है ना सर, एक बार उनको आप एनालाइज कीजिए कि हाँ किस फील्ड में, क्या किस पोर्शन में मुझसे मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि हाँ वो चीज़ मुझसे छूट रही है। आप उस चीज़ को थोड़ा सुधारिए। कि ठीक, अगर आपके प्री में मैं तो सभी बच्चों को सच में ये आग्रह करना चाहूँगा कि अपना जो मेन फोकस, जो मेन गोल है, वो अराउंड 160 प्लस जो स्कोर है, आप उस पर अपना फोकस कीजिए और उसी पे एम कीजिए। रही बात मेंस की, मेंस में काफी ऐसा कुछ हो जाता है कि हम बिल्कुल ही इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ यार 125 नंबर आ जाएंगे, 120 नंबर आ जाएंगे। तो ये पिछली बार जो इन्होंने किया उसको हम प्रिडिक्ट इस बार तो मतलब आने वाले टाइम के लिए मतलब कभी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि मेंस में क्या हो सकता है। लेकिन अगर आपके 160 प्लस अगर प्री में नंबर हैं, तो आपके पास 95% चांसेस हैं कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। और आप मेंस में भी क्लियर होने के बाद आपका नाम सिलेक्शन में आ सकता है। तो ट्राई कीजिए और अपने प्रयासों को एनालाइज कीजिए, किया कीजिए कि किस फील्ड में और किस कौन से पोर्शन में आपसे थोड़ी भूल हुई है या चूक हुई है कि हाँ उस फील्ड को मैं थोड़ा सुधारूं। आप अगर आपने मेंस दिया है तो अगर आपके नंबर 120-25 से कम हैं तो अपनी शीट निकलवाइए। फिर उसमें देखिए कि हाँ क्या कुछ रह गया है। फिर एक जो टॉपर्स वगैरह होते हैं एक बार उनकी शीट्स देखिए, उनके आप ऐसे वगैरह पढ़ के देखिए। उन फिर देखिए कि हाँ यार इसने ऐसा क्या लिखा है जो मेरे में मिस है। एसेज में क्या होता है, हम ज़्यादातर ये क्या करते हैं कि बस लिखने पे ही फोकस करते हैं। जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो चेकर है उसको ये लगे कि हाँ ये इंसान आगे भी इसने बहुत अच्छा लिखा हुआ। राइटिंग, राइटिंग भी इम्पोर्टेंट है, इस बात को मैं पहले फिर बता रहा हूँ। राइटिंग भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप जिस भी ऐसे के लिए तैयारी करें, जो भी आप लिखें, तो उसको लिख लिख के देखिए, हमेशा लिख लिख के देखिए। कोटेशंस, कोटेशंस डालिए। आप जिस भी ऐसे से लिख रहे हो उसी कोटेशंस डालिए। करंट में अगर उस ऐसे से रिलेटेड कुछ हुआ है उसको आप मेंशन कीजिए अपने एसेज में। कोई फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड वो मेंशन कीजिए। तो ये सब चीजें आपका ये शो करेगा चेकर को कि हाँ यू आर वेल अवेयर और आपको इस टॉपिक पे अच्छा आता है। तो फिर मुझे नहीं लगता फिर वो कहीं पे ऐसे नंबर काट सकता है आपके कि हाँ जहाँ आपके 130 135 आने चाहिए वहाँ पे आपको 95 नंबर दे दे। तो ये फिर देखने की बात होगी कि हाँ उन्होंने ऐसा क्यों किया। थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 धन्यवाद बहुत आपका। धन्यवाद। नेक्स्ट, थैंक यू सर। और कोई पूछना चाहे कुछ? कोई और है? चलिए, अनिल जी, सबसे अच्छा लगा कि आपने इतनी सहजता से लोगों को बताया। मुझे लगता है कि YouTube में भी हमारे दर्शक जब आपको देखेंगे तो निश्चित ही आपसे प्रेरणा लेंगे। जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? नाम बताइएगा। दीपक सर, मेरा हाँ प्रश्न ये दीपक था जी, सर बताइए। कि
अनुवाद के लिए सर ने कोई बुक फॉलो की थी क्या? अनुवाद के लिए सर मैंने बताया कि आप एनसीईआरटीज की बुक लीजिए स्टार्टिंग में, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है ट्रांसलेशन का। आप एनसीईआरटी की बुक जैसे 7 से ही लग जाइए, 7th 8th 9th 10th, ये बच्चे होते हैं अपने आसपास जो स्कूल में जाते हैं, उनकी आप स्टोरीज जो वाली बुक होती है हिंदी और इंग्लिश की जो कहानियां होती हैं, आप वो बुक उठाइए, वहां से एक एक पैरा 2 2 पैरा दिन में उठाइए, सिंपल लैंग्वेज में दिए होते हैं, और आप उनको ट्रांसलेट करके देखिए एक बार कि कैसा रहता है। कोई वर्ड ना आए ना तो इस बात में ये मत मानिए कि हाँ यार मुझे ये नहीं आता और आप निराश होकर बैठ जाएं। डिक्शनरी है आपके पास, इतनी चीजें हैं आपके पास, डिक्शनरी में आप ओपन कीजिए, उस वर्ड को लिखिए, और उस चीज को फिर आगे यूज अगर कभी होता है तो आप उसको यूज कीजिए। ये वो कैब भी बढ़ाने के लिए एक अच्छा तरीका है कि हमें कोई भी ऐसा कोई शब्द अगर दिख जाए कि हाँ जिसका हमें कोई मतलब नहीं पता, हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं यार कोई नहीं। बट अगर हम उसी चीज को अगर एक बार देख ले डिक्शनरी में, और अगर अगर कभी फ्यूचर में वो चीज़ यूज़ हो रही है उसको यूज़ करें, तो वो एक वर्ड आपको रिमेंबर हो गया, क्या पता वो आपके एंटोनियम सिनोनिम में कभी आ जाए, तो वो भी हेल्पफुल होगा। बाकी जब आपका बेस बन जाएगा ट्रांसलेशन का, जब आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आप स्टार्ट कीजिए न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर से फिर आप उस पे नॉवेल्स पे आइए या कुछ ऐसे आइए, न्यूज़ के बाद फिर इग्नू की जो बुक्स हैं पीजीटी जो आप जहाँ से भी आप कर रहे हैं वहाँ पे बुक प्रोवाइड करते होंगे, तो उनमें भी काफ़ी काफ़ी अच्छा ट्रांसलेशन दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? गर्मी बहुत है, अनिल जी को आपने कौन सा बुक अ, सर रिसेंटली आपने कौन सा बुक फॉलो किया था? एसेज के लिए सर? जी जी। ऐसे के लिए सर मैंने अरिहंत की एक बुक है 150 एसेज की, बाइलिंगुअल में है वो, उसमें आपको थोड़ा ट्रांसलेशन में भी हेल्प हो जाएगी क्योंकि वो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होता है, वो हिंदी अनुवाद ही होता है इंग्लिश का, तो वो बहुत अच्छी वो है। और आप नेट से दृष्टि आईएएस है एक चैनल, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे ऐसेज दिए हुए होते हैं, उसमें फैक्चुअल चीज़ें आप वहाँ से नोट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो वो आपको अपने ऐसे बिल्डअप करने में, जब आप ऐसे लिखें ना तो आप 10 15 टॉपिक्स ऐसे होते हैं बिल्कुल जो मेन, तो आप हर एक जगह से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे ना, तो आपका एक ऐसे इतना अच्छा तैयार हो जाएगा, फिर आप जो आप लिखोगे उसको तो बहुत बेहतरीन लिखा जाएगा। फैक्ट्स होंगे उसमें, कोटेशंस होंगी, आपका इंट्रोडक्शन होगा, कंटेंट होगा अंदर, तो फिर क्या मजाल कोई एग्जामिनर आपका कुछ नंबर काट ले। ट्राई करके देखिए सर ये एक बार। जी सर, धन्यवाद। चलिए फिर अब हम समापन की ओर बढ़ते हैं। अनिल जी, मैं कभी दिल्ली आया तो अवश्य आपसे मिलूंगा, सर भगवान जरूर करे आइए, इस आपका साल कोई स्वागत दौरा बने। स्वागत है सर आपका। जी जी। और भविष्य में अगर कोई व्यक्ति कुछ पूछना चाहे तो आपका नंबर है हमारे पास। जी सर मुझे बिल्कुल। लगता है आपको आपत्ति नहीं होगी अगर मैं साझा करूं नहीं नहीं किसी से नहीं सर, तो। कोई कोई बात नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। और किसी का आखिरी कोई प्रश्न हो तो पूछ ले, फिर हम अनिल जी से विदा मांगेंगे। ठीक है, अनिल जी आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि भविष्य धन्यवाद में सर, आपका आपके। आपका धन्यवाद सर, आपने टाइम निकाला। और अरे सभी नहीं, कैंडिडेट्स को जो इस साल अपीयर होना चाह रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। और यही बोलना चाहूंगा कि लग जाओ, अभी से लग जाइए, क्योंकि उसके बाद हमें किसी से ये ना कहना पड़े कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाएं, ये कर लें वो कर लें। अपनी किस्मत खुद के हाथ में आप रख के चलिए, कभी भी ये ऐसा मौका किसी को ना दीजिए कि हाँ वो आपसे आगे है। फिलहाल हम सब एक ही स्तर पे हैं, अभी यहाँ से जो मेहनत थोड़ी ज्यादा कर लेगा उसका नाम लिस्ट में होगा, जो ये सोच लेगा कि हाँ टाइम आने पे करेंगे, तो वो टाइम कभी नहीं आता है। जैसे हम कहते हैं ना कल से करूंगा आज से करूंगा, वो कल नहीं आता है कभी। तो हमें अभी से स्टार्ट करना है, अभी लग जाइए। बिल्कुल भी किसी चीज में भी आप दिक्कत हो, सर हैं और भी काफी चैनल्स हैं जहाँ पे भी आप हो। और एक कंसंट्रेट वो लगातार जो आप टेस्ट सीरीज या कुछ भी आप दें उसको जरूर अटेंड कीजिए। और अगर नंबर कम आते हैं तो बिल्कुल भी निराशा होने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से उस चीज को देखें कि कहाँ गलती हो रही है, फिर उस चीज को सुधारें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, स्टार्टिंग में सभी ऐसे होते हैं, लेकिन जिस इंसान ने ये मान लिया कि हाँ गलती इंसान से ही होती हैं और उन्हें सुधारा जा सकता है, फिर वही ऊपर जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, मेहनत कीजिए, सबका
भला हो और सबका सिलेक्शन हो सर। मैं यही चाहता हूँ, सब अनुवादक परिवार जो ये अनुवादक का जो है ये फले फूले, सबका सिलेक्शन हो, अच्छी अच्छी थैंक मिनिस्ट्रीज यू में हो। सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। Thank you very धन्यवाद much, sir. संजय। चलिए मैं विराम देता हूँ इस रिकॉर्डिंग को और आज की चर्चा को। अगली चर्चा में पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए आप Thank you very सबको much, sir. जय Vinay हिंद। sir, thank you very much, sir. Thanks a lot, sir. Jai Hind, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद आप जय सबको। हिंद, आप नमस्ते लोग सर। मीटिंग थैंक यू छोड़ सर। सकते हैं।